हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। बच्चों, कैपिटल गेन के टेस्ट के आंसर्स डिस्कस कर रहा हूं आज के सेशन में। तो जिन बच्चों ने टेस्ट दिया है उनको आंसर्स चाहिए होंगे, तो आंसर्स डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, सेक्शन 54D के बारे में क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। थियोरेटिकल क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है, 4 नंबर का डाला हुआ है। तो 54D आपको पता ही है। मैं पूरा पूरा क्वेश्चन का आंसर नहीं लिख रहा हूं, आप लोग लिख सकते हो। ये है कौन सा, मैं वो बता देता हूं। सेक्शन 54 था ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, 54B था एग्रीकल्चर लैंड, और 54D था ट्रांसफर ऑफ इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग। और बदले में क्या खरीदना है? अगेन परचेज या कंस्ट्रक्शन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल। जी हाँ, इंडस्ट्रियल। याद है कि नहीं याद है? 3 सालों के अंदर अंदर, कितने सालों में इन्वेस्ट करना है? 3 सालों के अंदर अंदर। तो ये वो सब बातें थी जो आपको कंडीशंस लिखनी थी इसके अंदर, कि कितना टाइम पीरियड है, क्या सब कुछ, और वो सब आपको जानते ही हो। मैं फर्स्ट क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। लिख देता हूं फ्रॉम बुक से करो। आगे आ जाओ। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर क्लेमिंग एग्जेम्पशन इन द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ कैपिटल गेन? तो आपको पता है सेक्शन नंबर 54F में टाइम लिमिट क्या है? 54F था बॉन्ड्स वाला, नहीं सॉरी, ये था न्यू प्रॉपर्टी खरीदने वाला। बेचा कुछ भी, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, अदर देन लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कुछ भी बेचा, मतलब अदर देन लॉन्ग टर्म रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी कुछ भी बेचा, और खरीदा क्या? रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। टाइम पीरियड क्या था? परचेज के लिए 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर, और कंस्ट्रक्शन के लिए 3 ईयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। यहां लिख देते हैं विद इन 1 ईयर, विद इन 3 ईयर्स, आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। क्या ये बात समझ में आई? इसी के आगे 54EC था बॉन्ड्स के लिए, कि आपने क्या बेचा? आपने कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट सेल आउट किया और बदले में क्या खरीद लिए? बॉन्ड्स। कितने टाइम के अंदर अंदर? विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर आपको ये बॉन्ड्स खरीदने होंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल, NHAI RECL के बॉन्ड्स थे। अच्छा, 54B क्या था? 54B कहता है एग्रीकल्चर लैंड, और यहां पे टाइम पीरियड था विद इन 2 ईयर्स। आपको नई एग्रीकल्चर लैंड खरीदनी है विद इन 2 ईयर्स फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांसफर। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात सबको समझ में आ गई? आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नहीं, इसके अंदर आगे अंडर विच ऑफ द अबव सेक्शंस एसएससी कैन डिपॉजिट द अमाउंट अंडर कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। अच्छा, इसके अंदर ये भी बताना है कि कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में कहां कहां एप्लीकेबिलिटी है। तो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम कहां एप्लीकेबल है? इसमें है, इसमें नहीं है, और इसमें है। तो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम इन सिचुएशंस में है। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एक्वायर्स अ प्लॉट ऑफ लैंड ओन्ड बाय मिस एक्स लिमिटेड। तो कंपल्सरी एक्विजिशन का केस है फॉर कंस्ट्रक्टिंग पुलिस हेडक्वार्टर्स ऑन जून 10 2021 एक्स लिमिटेड receives 27,60,000 एज कॉम्पेंसेशन। ठीक है, तो ये हो गई सेल कंसिडरेशन। बोलो यस और नो। तो सेल कंसिडरेशन क्या होगी? और सेल कंसिडरेशन कब टैक्सेबल होगी? जब आपको ये पैसा पहली बार, जो इनिशियल कॉम्पेंसेशन मिलेगा, तब ये टैक्सेबल होगा। जरा चेक करो कब मिला है इनिशियल कॉम्पेंसेशन। एक्स लिमिटेड 10 जून 2021 को मिला है। तो प्रीवियस ईयर 2021-22 को सेल कंसिडरेशन कितनी थी? 2760, और उसमें से माइनस कर देंगे क्या? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कर देंगे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दी हुई है 2,45,000 1960 में थी। फेयर मार्केट वैल्यू दी है 410, विच एवर इज हायर लेंगे, विच एवर इज हायर। तो 245 या 4,10,000, विच एवर इज हायर।
तो ये हो गया 4,10,000 मल्टीप्लाई बाय ईयर ऑफ ट्रांसफर का इंडेक्स। ईयर ऑफ ट्रांसफर जिस ईयर में कन्वर्जन हुई, चेक करो कन्वर्जन कब हुई, मतलब कंपल्सरी एक्विजिशन कब हुई। कंपल्सरी एक्विजिशन की कोई अलग से तो डेट नहीं दी हुई, नहीं नहीं, अच्छा कंपल्सरी एक्विजिशन 2001 से पहले हुई है, कैसे अब मिले, 2001 से पहले हुई है, तो ईयर ऑफ ट्रांसफर क्या होगा बताओ, ईयर ऑफ ट्रांसफर क्या होगा, ईयर ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन, और वो है 2001 से पहले, तो 100 डिवाइडेड बाय जिस ईयर में एक्वायर किया, और एक्विजिशन की डेट भी 2001 से पहले ही है ना, 1960 की है, तो यहां पर भी क्या आएगा 100। तो बच्चों इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रहेगा 4,10,000। ओके, तो ये आ गया 23,50,000। डन, ये हमारा आ गया ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्या बेचा है आपने, लैंड बेची है। अच्छा, इसमें आगे लिखा हुआ है आपने इसके अगेंस्ट अपील करी और हाई कोर्ट ने आपके रिवॉर्ड को बढ़ा दिया, 34 लाख तक कर दिया, 34 लाख तक कर दिया। इसका मतलब है जिस साल में ये रिवॉर्ड मिलेगा उस साल में ये अमाउंट भी टैक्सेबल हो जाएगा। तो बताओ एडिशनल कॉम्पेंसेशन 6,40,000 मिला है 23-24 में, तो प्रीवियस ईयर 23-24 जो एडिशनल या फिर कहूं एनहांस कॉम्पेंसेशन रिसीव हुआ है वो टैक्सेबल हो जाएगा। कितना अमाउंट रिसीव हुआ है जरा बता दो, 34 लाख 6,40,000, और ये टैक्सेबल हो जाएगा 6,40,000 हमारा ग्रॉस LTCG। क्या ये बात समझ में आती है, क्या ये बात समझ में आती है। द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट्स वर मेड बाय एक्स लिमिटेड ऑन December 20, 2023। इन्वेस्टमेंट कब करी है, 2023, दिसंबर 20, 2023। ओ भाई साहब, नहीं अच्छा नहीं नहीं, दिसंबर 20, 2023 तो रिसीव हुआ था, इन्वेस्टमेंट तो डेट दी हुई है जुलाई 15, 2021। रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद ली, वेरी गुड, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सही टाइम पे खरीदी है, 15 जुलाई 2021 को खरीदी है। तो बताओ क्या इसकी एग्जेम्पशन मिलेगी। बेचा क्या है, लैंड, लैंड बेचकर खरीदा क्या है, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। सेक्शन नंबर 54F लगेगा, क्या लगेगा, सेक्शन नंबर 54F लगेगा। ओके, बॉन्ड्स भी खरीदे NHAI के, बॉन्ड्स भी खरीदे NHAI के, ठीक है, तो ये बॉन्ड्स पर भी एग्जेम्पशन मिल जाएगी 54EC। 6 महीने के अंदर अंदर खरीदे वो देख लो, 10 जून से लेकर 10 जुलाई, 10 अगस्त, 10 सितंबर, 10 अक्टूबर, 10 नवंबर, 10 दिसंबर, 10 जून से 10 जुलाई, 10 अगस्त, 10 सितंबर, 10 अक्टूबर, 10 नवंबर, 10 दिसंबर। तो भाई साहब ये तो गया, ये 4 लाख के तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। आगे आ जाओ, 54F तो मिल जाएगा। 54F में कैसे करते हैं एग्जेम्पशन, कैसे लेते हैं, 2350 कितने का कैपिटल गेन है, मल्टीप्लाई बाय अमाउंट इन्वेस्टेड 7,32,200 डिवाइडेड बाय नेट सेल कंसिडरेशन, नेट सेल कंसिडरेशन है 2760। तो 54F में एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी, 23,50,000 डिवाइडेड बाय 2760, ये आ रहा है 6,23,431। इतने रुपए की क्या मिल जाएगी बच्चों, एग्जेम्पशन। तो टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आएगा, 17,26,569। ये आ गया टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्या ये बात समझ में आई, टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 17,26,569। डन, बस। और बॉन्ड्स में तो बेनिफिट मिलेगा ही नहीं, सिंस परचेज ऑफ बॉन्ड्स आर आफ्टर 6 months from date of transfer, therefore
नो एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 EC shall be allowed. इज दैट क्लियर एवरीवन? तो ये भी क्वेश्चन हो गया। अच्छा, क्वेश्चन ने ये भी बोला था 22-23 की इनकम निकालो, अगर उसकी अदर सोर्सेज इनकम 50,000 है और 23-24 की बताओ अगर उसकी अदर सोर्सेज इनकम 1-20 है, दोनों सालों के लिए निकालना है। अच्छा ठीक है, निकाल लेते हैं। असेसमेंट ईयर 22-23 मतलब प्रीवियस ईयर 21-22, और वही हम लोग निकाल रहे हैं शायद, है ना? हाँ, तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। अगर मैं प्रीवियस ईयर 21-22 की बात कर रहा हूं, यानी असेसमेंट ईयर 22-23, तो LTCG तो आ गया 1726,569, और अदर सोर्सेज इसमें ऐड हो जाएगा जो कि है 50,000। कुल मिला के आंसर होगा 1776,569, जिसको हम लोग राउंड ऑफ कर सकते हैं 1776,570। ये हो गई हमारी टोटल इनकम। और असेसमेंट ईयर 23-24 में उसकी इनकम कितनी है? 1,20,000, यानी प्रीवियस ईयर 22-23 में। क्या ये प्रीवियस ईयर 22-23 का दिया था? नहीं, जो जो बाद में पैसे मिले हैं वो तो मिले हैं 23-24 में, है ना? 23-24 में मिले हैं, तो नहीं, ये नहीं आएगा। तो 22-23 की इनकम, फिर बस 22-23 की इनकम भी निकालनी है, तो 22-23 की टोटल इनकम तो वही हो जाएगी जो अदर सोर्सेज दी है, बस कैपिटल गेन तो आएगा नहीं। अदर सोर्सेज में दिए हैं 1,20,000, बस यही आएगा। इज दैट क्लियर? और प्रीवियस ईयर 23-24 की इनकम हो जाएगी जो यहां पे दी है 640, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्या ये बात समझ में आ गई? दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 4, Mr. Ramesh, a dealer has developed an independent floor 4 residential units. He sold one residential unit to Mr. Vikas, who is a dealer in spare parts, for 55 lakh. The agreement was, however, entered on 1st of April. Mr. Ramesh received a down payment of 5 lakh by account pay check from Vikas on date of agreement. आपको याद है, अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दो अलग अलग हो, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दी हुई है, चेक करो, वो डीलर इन स्पेयर पार्ट्स फॉर 55 लाख की बेची है। एग्रीमेंट हाउएवर वाज एंटर्ड ऑन 1st अप्रैल। रमेश रिसीव अ डाउन पेमेंट ऑफ 5 लाख बाय अकाउंट पे चेक। तो डेट ऑफ एग्रीमेंट पर क्या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो दी होगी, ये लिखिए 1/4/23 पर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दी हुई है, तो क्या हम 1/4/23 वाली स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ले लें? यस, क्योंकि डेट ऑफ एग्रीमेंट में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है। और ध्यान से देखो, तो उस टाइम पर अपने अकाउंट पे चेक के थ्रू पेमेंट करिए, ये बातें हम लोगों ने पढ़ी हुई है। तो क्या करेंगे इस केस में? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू डेट ऑफ एग्रीमेंट वाली लेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन में सेल कंसिडरेशन क्या होगा? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ एग्रीमेंट विच इज 65 लाख, तो 65 लाख आएगा भाई, 65 लाख आएगा। माइनस कर देंगे इसमें से अगर कुछ एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर है तो, है ही नहीं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी कहां दिया है? अच्छा, तो क्वेश्चन में निकालना क्या है? मिस्टर रमेश सोल्ड रिमेनिंग 3 यूनिट्स टू मिस्टर राज, अशोक एंड मिस्टर आशीष फॉर 60 लाख। अच्छा, बस टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो दिया ही नहीं हुआ क्वेश्चन में, तो आपको ना इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, इस क्वेश्चन में सिर्फ टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस बताने हैं, ठीक है? बस मतलब थ्योरी लिखनी है, बस थ्योरी लिखनी है इस क्वेश्चन में। अगर हम बात करें इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर रमेश, तो रमेश ने प्रॉपर्टी डीलर, एक प्रॉपर्टी डीलर उसने डेवलप किए थे 4 इंडिपेंडेंट फ्लोर रेजिडेंशियल यूनिट्स, और उसने एक एक करके बेच दिया, वो डीलर था, ठीक है? तो फॉर मिस्टर रमेश अगर हम बात करें, सेल वैल्यू ही सोल्ड 1 यूनिट टू मिस्टर विकास। अच्छा, मिस्टर विकास को उसने बेच दिया फॉर 55 लाख। तो सेल वैल्यू ऑफ रुपी 55 लाख will
not be considered as full value of consideration since stamp duty value is higher than 110% of the consideration. Since stamp duty value of both the dates, that is date of agreement and date of registration, is available, we will consider stamp duty value as on date of agreement since 5 lakh rupees has been received by रमेश थ्रू अकाउंट पे ही चेक. ठीक है, इसका मतलब है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ एग्रीमेंट. अमाउंट भी लिख दो यहीं पर ही. दैट इज कौन सा अमाउंट का लिखा हुआ है 65 लाख. 65 लाख विल बी कंसिडर्ड ₹65 लाख. डन. अच्छा, अब बात करते हैं रमेश के बाद. इन द केस ऑफ मिस्टर विकास, फॉर मिस्टर विकास. अब मिस्टर विकास के लिए बात करें तो मिस्टर विकास ने थोड़ी ना प्रॉपर्टी बेची है. प्रॉपर्टी उसने तो खरीदी है. मिस्टर विकास ने प्रॉपर्टी खरीदी है. तो प्रॉपर्टी जो खरीदी है वो कितने की खरीदी है? 55 लाख की. स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 65 लाख. तो 10 लाख सस्ती खरीदी है. तो the purchase of property for ₹55 lakh from Mr. Ramesh whose stamp duty value, जिसकी stamp duty value is ₹65 lakh, shall be treated as गिफ्ट इनकम. ये गिफ्ट इनकम मान ली जाएगी अंडर द हेड अदर सोर्सेस. इज दैट क्लियर? तो बस दैट इज रुपीस कितना अमाउंट? 10 लाख. तो ये 10 लाख रुपए गिफ्ट माना जाएगा. इसको बोलते हैं परचेज फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन. क्या बोलते हैं? परचेज फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन. बात करते हैं बच्चों मिस्टर राज की. फॉर मिस्टर राज और मिस्टर अशोक एंड आशीष, इन तीनों की ये एक साथ बात कर सकते हैं क्योंकि ये प्रॉपर्टी 60 लाख रुपए की बेची गई है. 60 लाख की बेची गई है और इसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो कंसिडर करेंगे वो कितनी कंसिडर करेंगे? देखो कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ ऑल द यूनिट्स वर ट्रांसफर्ड बाय वे ऑफ फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट. कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ डेट ऑफ एग्रीमेंट पे कोई पैसा दिया है कि नहीं दिया.
हाँ, कहीं पे नहीं लिखा। विकास से तो चेक से पैसा मिला था, बाकियों का नहीं पता चल रहा। तो ऐसे केस में डेट ऑफ एग्रीमेंट विल बी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1 जून 23। एग्रीमेंट 1 जून 23 को बेचा ना, नहीं 1/12/23 को बेचा। तो 1/12/23 को क्या थी सेल वैल्यू 70 लाख, तो 70 लाख देखेंगे। तो इनके लिए भी ये सारा का सारा टैक्सेबल हो जाएगा। परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, इन तीनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। बताओ कितनी वैल्यू टैक्सेबल हो जाएगी। सेल वैल्यू कितनी है 70 लाख, माइनस खरीदा कितने का 60 लाख में। हाँ, तो इनको 10 लाख रुपए टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड अदर सोर्सेस, सिंस डिफरेंस एक्सीड्स 110% या 10% ऑफ कंसिडरेशन, yes, it will be taxable to all। ये टैक्सेबल हो जाएगा मिस्टर राज, मिस्टर अशोक और मिस्टर आशीष के लिए। डन। तो मैंने इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 बता दिया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, आपके पास एक स्लम सेल आपने किया है, स्लम सेल किया है 5th क्वेश्चन में। सेल कंसिडरेशन आपने क्या स्लम सेल किया है, यूनिट 2 स्लम सेल कर दिया, और कितने का बेच दिया स्लम सेल, 18 लाख में बेच दिया। तो सेल कंसिडरेशन तो क्लियर है 18 लाख। इसमें से माइनस कर देंगे एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, वो दिए हुए हैं, कितने दिए हुए हैं 78,000, माइनस नेटवर्थ इसमें आ जाएगी नेटवर्थ। अब नेटवर्थ इसको निकालनी पड़ती है। नेटवर्थ कैसे निकालते हैं, एसेट्स की वर्थ, एसेट्स की वैल्यू यूनिट 2 की। देखो यूनिट 2 के एसेट्स दिए हुए हैं, सारे एसेट्स को ऐड कर दो, 23 25 दिया हुआ। और इसमें कुछ चेंजेस भी हैं। इसमें लिखा है लैंड ऑफ यूनिट 2 परचेज्ड ऑन 5 लाख इन द ईयर 2000, रीवैल्यू किया उसको 7.5 लाख में। तो रीवैल्यूएशन को तो इग्नोर करते हैं। तो नेटवर्थ में जो एसेट्स की वैल्यू दी हुई है यूनिट 2 की 23,25,000, उसमें से रीवैल्यूएशन को हटाना पड़ेगा। रीवैल्यूएशन हटाना पड़ेगा, कह रहा रीवैल्यूड है, कितना रीवैल्यूड है 2.5 लाख, तो 2.5 लाख कम करना पड़ेगा। इसके अलावा नो इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ एसेट्स इज कंसीडर्ड एज ट्रांसफर डीड। पेटेंट्स एक्वायर किए थे 1 दिसंबर को, अभी तक डेप्रिसिएशन नहीं दिया, ये तो गलत हो गया। 1 दिसंबर को एक्वायर किए थे, पेटेंट्स की वैल्यू हम बता रहे हैं कौन से ईयर के लिए, 31 मार्च 23 के लिए, और आपने 1 दिसंबर 22 को खरीदे थे पेटेंट्स। तो पेटेंट्स की बुक वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, पेटेंट्स की वैल्यू कितनी है, पेटेंट्स की वैल्यू है 7,25,000, बट इस पे डेप्थ निकाल देंगे, हाफ रेट लगाएंगे। यस, हाफ रेट लगाएंगे। बताओ क्यों, क्योंकि पेटेंट्स 1 दिसंबर 2021 को खरीदे, तो 21-22 का जो डेप्थ लगेगा वो हाफ रेट लगेगा। पुट टू यूज लेस देन 180 है, तो 12.5% लगा दो 7,25,000 पे। तो 7,25,000 का 12.5% 90625, ये माइनस कर दो, ये आ गया 634,375। इसके बाद ये तो आ गया 21-22 का डेप्थ। अब निकाल दो डेप्थ 22-23 का फुल रेट 25% इंटू 25%, ये आ गया 158,594, ये माइनस कर दो, तो 634,375 माइनस 158,594 विच इज इक्वल टू 475,781। तो ये आ गई मेरी 1/4/23 पे वैल्यू, ये होनी चाहिए थी। और एसेट की वैल्यू आपने डाली हुई है 725, तो डिफरेंस कितना है 725 डाली हुई है, तो 725 माइनस 475,781, 725 माइनस 475,781, तो ये होना चाहिए था 249,219। ये वैल्यू ज्यादा है तो माइनस करना पड़ेगा, डेप्रीसिएशन इसका अभी तक का इतना माइनस करना पड़ेगा 249,219।
ये एसेट्स में से कम करने पड़ेंगे। फर्नीचर भी 1 दिसंबर 2022 को खरीदा है, ऑन विच अभी तक डेप्रिसिएशन नहीं लिया। तो भाई 1 दिसंबर 22 का मतलब ये हुआ, हम 22-23 के लिए तो कर रहे हैं। अच्छा, तो हाफ रेट लगाना है, लगा दो। 5 लाख का फर्नीचर, 5 लाख का फर्नीचर, उस पे 5%, 25,000 रुपये लगेगा। 25,000 का डेप और माइनस कर दो इसमें से फर्नीचर का, समझ में आया? 25,000 रुपये माइनस कर दो। ये करने के बाद फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट ट्रांसफर्ड बाय वे ऑफ स्लम सेल यूनिट 2, फेयर मार्केट वैल्यू 1810 है। तो इस केस में क्या होता है, 18 लाख या 1810, विच एवर इज हायर लेते हैं। तो यहां विच एवर इज हायर है, हायर हायर 1810 है, ये लेंगे। अच्छा, एसेट्स की वैल्यू आ गई, इसमें से लाइबिलिटीज माइनस कर दो। लाइबिलिटी दी होगी ना, बैंक लोन है 8.5 लाख, जिसका 70% यूनिट 1 का है। तो 8.5 लाख का जो बाकी का 30% है वो यूनिट 2 का होगा। हमें तो यूनिट 2 चाहिए, तो 255 का बैंक लोन। इसके अलावा क्रेडिटर्स यूनिट 2 के दे दिए 20% ऑफ 4.5 लाख, 90,000 रुपए हो गए क्रेडिटर्स। अनसिक्योर्ड लोन यूनिट 2 का 4 लाख रुपए का 30%, 1,20,000 लोन। बस, तो ये आ गई मेरी नेटवर्थ। मेरी नेटवर्थ आ गई, कितनी आ गई? 2325 माइनस 2,50,000 माइनस 249,219 माइनस 25,000 माइनस 2,55,000 माइनस 90,000 माइनस 1,20,000। ये हो गया 1335,781। तो मेरा कैपिटल गेन आ जाएगा लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। कब यूनिट स्टार्ट की थी? 4-5 में लॉन्ग टर्म आएगा। इसमें कोई इंडेक्सेशन नहीं होती है, आप लोग जानते हैं। तो 18,10,000 माइनस 78,000 माइनस 1,335,781 विच इज इक्वल टू 396,219। ये आ गया मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल। ये है मेरे आंसर्स, ठीक है। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही करते हैं।